हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बैंक के अर्थ एवं कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बैंक का अर्थ क्या है? तो बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा की बैंको नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मुद्रा एवं साक्ष्य के व्यापार से बहुत कम ब्याज पर अधिक से अधिक जमा को स्वीकार करना होता है और अधिक ब्याज दर पर जनता को ऋण प्रदान करना होता है। इन दोनों के ब्याज का अंतर ही सेवा लाभ होता है। अर्थात बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा ऋण के रूप में देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है, और इसके अलावा आवश्यकता मुद्रा को जमा करने का कार्य भी करती है। अब हम पढ़ेंगे बैंक के कार्य, अर्थात बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। तो बैंक जनता के पैसों को जमा करने का कार्य करती है, बैंक खातों को खोलने का कार्य करती है ताकि रकम को जमा या रकम को निकालने का कार्य किया जा सके। बैंक व्यक्ति को ऋण प्रदान करने का कार्य करती है तथा उस ऋण को देने के पश्चात कुछ ब्याज के रूप में मुद्रा को प्राप्त करने का कार्य करती है। यह विनिमय बिलों को भुगतान करने एवं व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। यह एजेंसी या प्रतिनिधियों को चेक प्रदान करने का कार्य करती है ताकि वह पैसों को निकालने एवं भुगतान करने का कार्य कर सकें। अगला पॉइंट है इसका, बैंक संपत्ति की सुरक्षा के लिए लॉकर प्रदान करने का कार्य करती है। बैंक ग्राहकों को देश और विदेश में यात्री चेक साख पत्र आदि प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, बैंक ग्राहकों को उपभोग साख प्रदान करने का कार्य करती है। बैंक आंतरिक व विदेशी व्यापार के प्रवर्धन का कार्य करती है। बैंक महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए साख का निर्माण करना, अधिक लाभ को कमाना एवं पूंजी और जमा धन को कुल राशि से कहीं अधिक ऋण देते हैं, जो इसलिए संभव होता है क्योंकि बैंक शाखा के निर्माण का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें बैंक का महत्व, अर्थात बैंक का महत्व क्या है। तो बैंक पूंजी निर्माण में वृद्धि करने का कार्य करता है। बैंक राष्ट्र के धन का सदुपयोग करती है। यह आर्थिक विकास को करने का कार्य करता है। यह उपभोक्ता के जीवन स्तर को सुधारने का कार्य करता है। बैंक व्यवसाय की उन्नति को प्रदान करने का कार्य करता है, अर्थात नए नए उद्योग धंधों की स्थापना करता है। बैंक मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। यह देश के आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति को बनाने का कार्य करता है। यह सरकार को सहायता प्रदान करने का कार्य करता है ताकि सरकारी नीतियों को सफल बनाया जा सके। अगला पॉइंट है, यह सभी देशों में चेक बिल ड्राफ्ट आदि को लोकप्रिय बनाने में भी सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। यह मुद्रा प्रणाली में लूच रखने के लिए अधिक से अधिक मुद्रा को जमा के रूप में अपने पास में रखने का कार्य करता है। अब हम इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को पढ़ने का कार्य करेंगे, जो अर्थात आरबीआई बैंक। यह देश की मुद्रा एवं साख बैंकिंग व्यवस्था में एक केंद्रीय स्थान होता है। यह सरकार का बैंक कहलाता है जो सरकार वित्तीय कार्यों में परामर्श करने का कार्य करता है। इसे भारत का केंद्रीय बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख के प्रभाव को नियंत्रित करने का या नियमित करने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, अर्थात इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना सन 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, सन 1840 में बैंक ऑफ मुंबई एवं सन 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। इन तीनों ही बैंकों को आपस में मिलाकर प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना का कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व में उत्पन्न आर्थिक संकट की समस्याओं को सुलझाने के लिए सन 1920 में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने का कार्य किया गया। इसी सुझाव के आधार पर 1921 में तत्कालीन सरकार ने तीनों प्रेसिडेंसी बैंक अर्थात बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एवं बैंक ऑफ मुंबई, तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक को आपस में मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना करने का कार्य किया। इसके पश्चात 1926 में हिल्टन यंग आयोग तथा 1931 में केंद्रीय जांच आयोग की स्थापना का कार्य किया गया और 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
की स्थापना का कार्य किया गया, जिसने 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में केंद्रीय बैंक के रूप में अपने कार्य को प्रारंभ किया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के उद्देश्य अर्थात इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। यह मुद्रा बाजार का संगठन एवं इसके विकास करने का कार्य करता है। यह व्यापारिक बैंकों को नकद कोष के संघीकरण का कार्य करता है। यह सहकारी बैंकों की स्थापना एवं उसके विकास का कार्य करता है। यह विदेशी मुद्राओं से संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है। यह केंद्रीय कोष की स्थापना करने का कार्य करता है। यह बैंकिंग संकटों को रोकने का कार्य करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का प्रवर्तन एवं संगठन। रिजर्व बैंक का प्रबंधन 20 सदस्यों वाली केंद्रीय संचालन मंडल के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एवं 10 केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संचालक 4 स्थानीय बोर्ड द्वारा चुने गए संचालक होते हैं। एक केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी होता है। इनका कार्यकाल क्या होता है आरबीआई में। तो रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने स्थानीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, बेंगलोर, नागपुर, पटना, अहमदाबाद व हैदराबाद में खोलने का कार्य किया। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की कार्यालय उपस्थित नहीं है, उन स्थानों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई इसके प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। तो इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य ये हैं, जैसे केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, जिसके कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यह नोटों के विनिर्गमन का कार्य करता है। यह साख नियंत्रण के अधिकार को प्राप्त करता है। इस बैंक के द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं कोष अनुपात में परिवर्तन आदि कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। यह सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, अर्थात अल्पकालीन एवं सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करके सरकार को सहायता प्रदान करता है। यह बैंकों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जैसे सभी बैंकों अपने कुल जमा पैसे का 3% रिजर्व बैंक के पास रखने का कार्य करते हैं। इस राशि को 15% तक बढ़ाया जा सकता है। इसका अगला पॉइंट है, यह विदेशों की दरों पर विनिमय की दर को निर्धारण का कार्य करता है तथा विदेशी मुद्राओं के क्रय विक्रय में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, यह देश की मुद्रा, विदेशी विनिमय एवं बैंक के व्यवसाय से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करके उन्हें प्रकाशित करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है, यह बैंकिंग व्यवस्था के नियंत्रण का कार्य करता है। इसका अगला पॉइंट है, यह बैंक में काम करने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण करने का कार्य करता है। यह प्रशिक्षण केंद्र मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली आदि स्थानों पर उपस्थित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पॉइंट, सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य। आरबीआई के मुख्य कार्यों में से दूसरा पॉइंट है, रिजर्व बैंक विभिन्न संस्थानों जैसे केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारी संस्थानों के पैसों को जमा करने का कार्य करता है और किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज देने का कार्य नहीं करता है। यह बैंकों को अल्पकालीन समय के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करता है, जिसका अवधि समय 90 दिन होता है। सोना चांदी के सिक्कों के क्रय विक्रय करने का कार्य करता है। यह बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। रिजर्व बैंक उन विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है जिनका भुगतान 10 वर्ष के अंदर देय होता है। यह कृषि बिलों के क्रय विक्रय का भी कार्य करता है। यह अन्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों तथा विश्वसनीय बैंकों में खाता खोलने का कार्य करता है। इसके बाद हम आरबीआई का तीसरा कार्य पढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य। यह बिना जमानत के रुपया उधार नहीं दे सकता। यह निश्चित अवधि के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। यह किसी व्यापार या उद्योग में पूंजी नहीं लगा सकता है। यह अचल संपत्ति या किसी बैंक या किसी कंपनी की आड़ में ऋण नहीं दे सकता है। यह अपने पास सुरक्षित जमा राशि पर कोई भी ब्याज देने का कार्य नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जिसमें व्यापारिक बैंकों को प्रतिस्पर्धा देखने को मिले, अर्थात भेदभाव या नुकसान होने का कार्य देखने को मिले। यह अपना कार्यालय खोलने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की अचल संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। इसका अगला पॉइंट है,
रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय। तो इसके द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला है, यह बैंक की ब्याज दरों में परिवर्तन करने का कार्य करता है। यह विनिमय बिलों का भुगतान करने एवं बैंकों के लिए एक निश्चित साख प्रदान करने का कार्य करता है। यह खुले बाजारों में क्रय विक्रय करने का कार्य करता है। यह बैंकों की जमा राशि को अपने पास रखने का कार्य करता है। यह बैंकों के कुछ पैसों को नकदी के रूप में अपने पास रखने का कार्य करता है, जिसका अनुपात बढ़ने पर यह बैंकों के कोषानुपात को कम कर देता है। इसका यह पत्रिकाओं एवं लेख को प्रकाशित करने का कार्य करता है। यह अन्य बैंकों के लिए संरक्षण के रूप में कार्य करता है। यह किसी भी बैंक के व्यवसाय को रोक सकता है एवं उनका निरीक्षण करने का कार्य भी कर सकता है। इसके बाद हम इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की सफलताएं, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की क्या क्या सफलताएं थी। तो रिजर्व बैंकों के रूप में कार्य करता है। यह भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के संबंध में महत्वपूर्ण परामर्श प्रदान करने का कार्य करता है। यह सरकारी बैंक के रूप में कार्य करता है। यह औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्त प्रदान करने का कार्य करता है, वित्त अर्थात ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। यह बिल बाजार के विकास का कार्य करता है। यह देश की आर्थिक स्थिति का चित्रण करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की विफलताएं, अर्थात किन किन क्षेत्रों में विफल हुआ। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में साख के विकास का कार्य नहीं कर पाया। यह समुचित बिल बाजार के विकास का कार्य नहीं कर पाया। यह बैंकों को नियंत्रित करने में अभी भी असफल है। यह मुद्रा बाजार पर नियंत्रित करने का कार्य नहीं कर सका। अब पढ़ेंगे हम समाशोधन गृह। समाशोधन गृह का उस संस्था को कहते हैं जो बैंकों को आपसी लेन देन की सुविधा प्रदान करने का कार्य करता है। यह एक बड़ा बैंक होता है जो विभिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन देन का हिसाब रखता है या करता है। यह व्यवसाय करने वाली बैंकों का संगठन होता है। अब हम पढ़ेंगे समाशोधन गृह बैंक के लाभ, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो इसकी सहायता से बैंकों के पारस्परिक भुगतान का कार्य सुविधा पूर्वक किया जा सकता है। यह सामूहिक रूप से हिसाब करने का कार्य करता है। यह चेकों की लोकप्रियता को बढ़ाने का कार्य करता है। यह बैंकों के नकद कोष के भार को कम करता है। यह बैंक की कार्य क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करता है। यह बैंकों के पारस्परिक संयुग में वृद्धि करता है। यह धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली समस्याओं के निदान का कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम सहकारिता अर्थ एवं सिद्धांत को पढ़ने का कार्य करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।